संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। माननीय जेपी शास्त्री संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय जेपी शास्त्री संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह के आज सुल्तानपुर में आपकी यात्रा? मौलिक अधिकार पार्टी संविधान प्रचार यात्रा के माध्यम से जनता को संविधान की सम्यक जानकारी देना चाहती है, जो कि 70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियां संविधान की सम्यक जानकारी नहीं दे पाई, जिसके कारण आज राजनेता मालामाल है, नौकरशाह खुशहाल है और जनता फटे हाल है। इसलिए मौलिक अधिकार पार्टी जो संविधान में जो उनके मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और राजनीति का जो अधिकार है, वो जनता को बताने का पूरा काम कर रही है। और मौलिक अधिकार पार्टी हज़ारों किलोमीटर चल के सैकड़ों ज़िलों में बाबा साहब के दिए गए संविधान को जनता को बताने का काम कर रही है। और जिस दिन जनता अपने अधिकार को जान जाएगी, उसका सारे दुखों का निदान संविधान में है। इसलिए हमारी पार्टी, हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय जेपी शास्त्री जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अनेकों प्रांतों से होते हुए हम लोग आज सुल्तानपुर त्रिकोणिया पार्क में हम लोग बाबा साहब के चित्र पर हम लोग माल्यार्पण किए हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है कि संविधान की सम्यक जानकारी प्रत्येक वोटरों को हो, प्रत्येक जनता को हो। और हम लोग चाहते हैं कि वोट के बदले नोट लेने का हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, हम लोग सब लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मीडिया आयोग का गठन भी चाहते हैं, क्योंकि आज मीडिया आयोग का गठन न होने के कारण आज मीडिया का कहीं बोलबाला नहीं है। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, विस्तार रूप से आप लोगों को बताने का अवगत करेंगे। और इसके साथ हम अपनी बातों को ध्यान देंगे। आज सुल्तानपुर में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलिक अधिकार पार्टी, तो किस तरह से आए हैं सुल्तानपुर में? देखिए, मैं जेपी शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। क्योंकि 75 साल में जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान की सम्यक जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय समाज को मिलना चाहिए। तो सामाजिक न्याय के आधार पर आज इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के अधिकारी, इस देश के कर्मचारी सब बेइज्जत हो रहे हैं। जैसा कि अभी संसद का उद्घाटन था, नई संसद का, वहाँ पर देश की जो प्रमुख हैं और संसद की भी वही प्रमुख हैं, तो क्या कहते हैं, महामहिम यानी मुर्मू जी को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अपमान है। इसी तरीके से डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के साथ में अपमान किया गया कि उनको जो है कि पूजा नहीं करने दिया गया। रही बात पिछड़े वर्ग की है, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो वो गंगा जल और गोमूत्र से धोया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक समता नहीं आई इस देश में। तो मौलिक अधिकार पार्टी समता की बात कर रही है। आर्थिक समता की बात है। आज 5 किलो राशन के लिए देश के 105 करोड़ जनता यानी वो दौड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ 75 साल में हम क्या कहते हैं, रोटी भी नहीं दे पाई सरकार, तो कितने शर्म की बात है भाई। और राजनीतिक न्याय की बात अगर करते हैं तो वो जो समाज का अति पिछड़ा वर्ग है वो उत्तर प्रदेश में 40.5% है। लेकिन अति पिछड़े वर्ग से लोगों को एमपी और एमएलए का टिकट नहीं दिया जाता है, बल्कि एमएलसी के रूप में, राज्यसभा के सांसद के रूप में उनको बता दिया जाता है। जैसे अभी देखिए राज्यसभा में यानी क्या कहते हैं कि यानी वो हैं कर्पूरी ठाकुर जी के लड़के रामनाथ ठाकुर,
उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। लेकिन अभी कहिए कि लोकसभा में जाने की हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही कि अतिशय वर्ग लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। संविधान का जो भाग 4 है, भाग 3 है, वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के साथ खेल खेला जा रहा है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति मौलिक अधिकार है, संपत्ति रखना मौलिक अधिकार है। लेकिन उसे 1978 में कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो आज हम संपत्ति भी रखने के स्थिति में, बुनियादी हक की स्थिति में नहीं है। और 15/4/16 जो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन समापन था, उसको प्राप्त करने में 52% पिछड़े वर्गों को 40 वर्ष लग गया और मिला कितना? 27%। वहीं 10% जो सवर्ण आरक्षण है, सवर्ण नाम से संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई। संविधान में जो वर्गीकरण है, अगड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है। लेकिन सवर्ण नाम से 10% आरक्षण पास कर लिया गया, 3 दिन में पास कर लिया गया। एक दिन में लोकसभा, दूसरे दिन राज्यसभा और तीसरे दिन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर हो गए। तो ऐसा जो खेल चल रहा है, तो क्या कारण है? क्योंकि देश की जो जनता है, उस जनता को कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार पार्टी चाहती है कि हम देश की जनता को, जो देश की मालिक है, हम जन संसद में जाकर और देश की जो असली अदालत है, जिसको हम पीपल्स पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें हम जाकर बताएं। क्योंकि सरकार फेल हो गई है और अदालत फेल हो गई है। तो नारायण जी ने कहा था महामहिम ने कि अदालत से न्याय की आशा करना अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि अदालतें जुआ घर बन गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो है संविधान को बताना चाहते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है। कितने जिले में आप लोग की ये यात्रा अभी तक पूरी हो पाई? जिले में ये यात्रा क्या, हम यहाँ से लेके भारत में कितने जिले में अभी तक आप लोग? नहीं, भारत में नहीं, अभी केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को लिया गया, 3 राज्य को लिया गया, जबकि हम 8 राज्यों में काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या इसमें बीपी मंडल जी की जो सिफारिशें हैं मौलिक अधिकार पार्टी लागू करने में उस मुख्य धारा में रहेगी कि नहीं? अरे बीपी मंडल की सिफारिशें, बीपी मंडल के ने जो लिखा कि इसको लागू होना चाहिए, लेकिन उसको लागू करके जैसे 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होती है और जा करके 1992 में उसमें क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाता है। यानी मलाईदार परत वाले लोगों को अलग कर दिया गया। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि एक तरफ लागू हो गया, दूसरी तरफ जो है लागू भी नहीं, रोक भी लगा दी। तो ये सब हम ख़त्म करेंगे। मौलिक अधिकार पार्टी इसको ख़त्म करने के लिए संकल्प लिया। अभी तो यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्तियां हैं, जहाँ जहाँ लगी हैं, जहाँ जहाँ हम पहुँच पा रहे हैं, वहाँ जा कर के माल्यार्पण कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब आगे चल कर के अभी निकट भविष्य में, क्या कहते हैं, अभी 1-2 महीने के बाद अक्टूबर माह में हम संकल्प यात्रा निकालेंगे। संकल्प लेंगे कि बाबा साहब आपका जो संविधान है, जिस संविधान का इन्होंने एक लंबे समय तक निष्क्रियान्वयन किया, लाक इम्प्लीमेंट कर दिया, इसके बाद उसके संशोधन किया, सैकड़ों संशोधन कर दिया, संशोधन करने के बाद उसकी समीक्षा किया। आज समीक्षा में 1976 पेज की रिपोर्ट इन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया है, जिसमें लिखा गया है प्रत्येक गाँव सभा से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो MP MLA कोड देगा। तो उस दिन वही दशा होगी जैसे BDC और DDC खरीदे और खरीदे जाते हैं, वही दशा हो जाएगी कि बेचा जाएगा, जनता का अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने संविधान को जला दिया। लगातार देश में जातीय आधारित जनगणना की मांग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना की मांग जो हो रही है, तो जातीय जनगणना के लिए 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। तो जब क्या कहते हैं 1931 में हुई और फिर जब 41 का समय आया, 1941 का, तो चूँकि वहाँ पर क्या 90% लगा कि अधिकार वंचित समाज है। 1931 की जनगणना में ये 31 यानी 90% अधिकार वंचित लोग दिखा। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने क्या किया कि 1941 की जनगणना में जो जाति, जो जैसे दर्जी है, वो जाति का दर्जी नहीं है, कपड़ा सिलने का नहीं, पेशे के आधार पर, जो लोग पेशे के आधार पर उनको लिख दिया, कहने का मतलब घाल माल किया। तो जनगणना अधिकारी जो था अंग्रेज उन्हें कहा, इस वक्त भी जातीय आधारित जनगणना की मांग चल रही है। प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होनी चाहिए। हाँ। और जो कि 2011 में हुई, अब 21 में होनी थी, अभी 23 चल रहा है, नहीं हुई है, इसको क्या कहेंगे? तो चूँकि ऐसा है कि जात की जनगणना इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं कि राज खुलेगा। अब जब राज खुलेगा तो लोग जानेंगे, ये जनता को अधिकार में रखना चाहते हैं। लेकिन हम मौलिक अधिकार पार्टी के लोग संकल्प लिए हैं। आप जनगणना की बात कर रहे हैं, हम तो ये इसलिए जनगणना कराएंगे
और प्रत्येक जनगणना के बाद भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 243 विरक्षा कर रहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद चकबंदी की जाए और चकबंदी करने के बाद पर्याप्त आवास, पर्याप्त व्यवसाय और पर्याप्त कृषि भूमि पात्र लोगों को दी जाए। तो देहात में चकबंदी और शहर में हकबंदी भी लागू करेंगे। आप संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान को आप लागू करवाना चाहते हैं। हाँ। इस स्थिति में देश में अभी हाल ही में साधु संतों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जबकि संविधान में देश को जो है धर्मनिरपेक्ष बताया गया। तो हिंदू राष्ट्र को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ लिखा गया। पंथ का मतलब 7 धर्म के लोग हैं, सबको अपने अपने रास्ते पर चलने का अधिकार है। लेकिन भारत का संविधान धर्म सापेक्ष है। धर्म सापेक्ष इसलिए है कि जो सिक्का है, सिक्के पर सम्राट अशोक की लाट यानी सिक्का सर्कस है, भारत में धम्म ध्वजा रही पड़ा है और तिरंगे झंडे पर धम्म चक्र है। वर्तमान में जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके लिए क्या? तो भाई जो हिंदू राष्ट्र की बात करें हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो उनके लिए क्या कहें? ऐसा है चूँकि अभी वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, चूँकि गैर हिंदू जगह नहीं है। जब जिस दिन हम गैर हिंदू को जगह देंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र कहने की बात वो चुप हो जाएंगी, अपने आप बंद हो जाएगी। अभी हमारे लोग हाशिए पे रहने वाले समाज के लिए क्या जो है मौलिक अधिकार पार्टी क्या काम करना चाह रही है? नहीं, हाशिए पे रहने से क्या मतलब? जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा तबका है, हाँ। उसके लिए मौलिक अधिकार पार्टी का क्या जो है? तो शोषित दलित जो क्या कहते हैं कि SC ST OBC के लोग जो हैं, तो अभी जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 1932 में तो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिल गया, लेकिन अभी राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिल पाया। 75 साल हो गया। क्योंकि जो अभी SC ST के जो राजनेता गए, चाहे वो असेंबली में गए और चाहे वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में गए, तो चूँकि वो क्या कहते हैं कि अपने बल पर नहीं गए हैं, उनके अंदर पिछलग्गूपन है, पर निर्भरता है और क्या कहते हैं कि अस्थायी भाव है कि परिवर्तन नहीं होगा। क्या कारण है कि OBC के अधिकारों के जो सम्मेलन होते हैं उसमें OBC की संख्या कम होती है? OBC चूँकि OBC के लोग जो है वो घोर अभी उसमें अज्ञानता में है, उनको जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम OBC हम हैं क्या हम है, कुछ उनको जानकारी नहीं है। ऐसे में MBC या OBC को अधिकार कैसे मिलेगा? जगाना पड़ेगा, जगाने का संकल्प। जागने के लिए तैयार नहीं है तो कितना समय लगभग? नहीं, जागने के लिए तैयार है। जागने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 545 लोग जाग जाएँ, देश में परिवर्तन हो जाएगा। OBC के कई सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। हाँ। इसके बाद SC के भी सांसद विधायक हैं। फिर भी जो है आपको अधिकारों की लड़ाई के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। हाल ही में पंचायत राज विभाग में वैकेंसी है जिसमें 27% की जहाँ 9.5% वैकेंसी दी गई OBC को। इसके लिए इसको किस तरह से आप समाज में प्रसारित कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि OBC जानकार नहीं है, अज्ञानी है अभी ना। उसकी अज्ञानता ही उसका मतलब दुश्मन है। मतलब जो OBC अज्ञानी बना हुआ है उसको हम ज्ञानवान बनाना है। अज्ञानी है कि मूर्ति पूजा का वासक नहीं, अभी उसको यही पता है कि हमारा भगवान यही है, जबकि असली भगवान तो डॉक्टर अम्बेडकर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने संविधान दे दिया। देश में OBC नेतृत्व की सरकार है ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। नरेंद्र मोदी OBC हैं। हाँ? फिर भी OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, OBC का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके अधिकारों को काटा जा रहा है, उसको लेकर के क्या? हाँ, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी OBC के हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, क्या काका कालेलकर आयोग ने यानी OBC के यानी मोदी जी के समाज को पिछड़ा माना? क्या मंडल कमीशन ने पिछड़ा माना? अरे जब इनकी गुजरात में इनकी प्रदेश सरकार बनी तो इन्होंने अपना नाम अपने आप उसमें लिख लिया है, जबकि ये पिछड़े वर्ग के है ही नहीं है, ये तो अगड़े वर्ग के हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का एक संगठन है जिसने हाल ही में एक बयान दिया था कि वो नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, तो चूँकि अब डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, अब डिक्टेटरशिप चाहे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चाहे जनता की कोर्ट में दे। 2024 में किस तरह से आपका रुझान रहेगा या आप किस तरह से? हाँ, 2024 में हम इनके खिलाफ जो है काम करेंगे? नहीं, हम किसी खिलाफ नहीं करेंगे। 2024 में हम संवैधानिक काम करेंगे और समीकरण बिगाड़ देंगे गारंटी के साथ। तो क्या गठबंधन में शामिल होंगे? ना, गठबंधन नहीं करेंगे। किन मुद्दों पे होगा? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई पे होगा कि मंदिर और मस्जिद का? ना, मंदिर का नहीं होगा। हमारे यहाँ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है हमारा वो एजेंडा होगा।
भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है, वही हमारा एजेंडा होगा और दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान की कुंजी है। लोकसभा चुनाव 24 में होने वाला है। मौलिक अधिकार पार्टी जो है आपकी, ये किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी सुल्तानपुर में? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु, आपने हमसे चर्चा किया। मौलिक अधिकार पार्टी का मुख्य मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा नगर पंचायत कोयरीपुर में आवास है। आज तक 73 सालों में कितने एमपी आए, कितने एमएलए आए, लेकिन वहाँ पर चिकित्सा की सुविधा आज तक इतना बेहाल है। किसी को समझिए, किसी के प्रसव पीड़ा हो गया तो एम्बुलेंस खोजे या प्राइवेट गाड़ी खोजे, और सुल्तानपुर पहुँचने तक कितनी ऐसे कैसे आती है, मतलब मामला बिगड़ गया। तो सबसे पहले हम लोगों का मुद्दा है हर ब्लॉक में, ग्राम सभा में एक बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो, जिससे मतलब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। और शिक्षा को लेके हम लोगों का कहना है शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में मतलब लोकसभा में अगर हम लोग आए तो हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी होगी, जिनसे गरीब, शोषित, वंचित लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, उनको किताब दिया जाएगा। कोई भी तैयारी करे, जो भी उनको तैयारियाँ करना है, चाहे LLB, BA, BTech, CTech जो भी होता है, जितने भी डिग्रियां हैं, सबकी किताबें उस लाइब्रेरी में उपलब्ध रहेगी। सुल्तानपुर में लोकसभा का क्या सिनेरियो है? आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सवाल ये है कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे? चुनाव का जो हमारा मुद्दा है सुल्तानपुर में, ये वोटरशिप, जो संविधान कहता है कि हर मतदाताओं का वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि प्रति वोटर प्रतिमाह 4000 रुपये जो कि संविधान में कहा गया है, वो भी सरकार के राष्ट्रीय जो जल जंगल जमीन राष्ट्रीय आय जो है उसका बंटवारा हो।